तो हेलो बच्चों, चलिए आप लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। क्लास स्टार्ट हो गया है आप लोगों का, तो जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आज के क्लास हम लोग का इकोनॉमिक्स का होगा और आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो आइए आज के क्लास में हम लोग बात करें क्या, मानव सूचांक। यानी कि आज के क्लास हम लोग का इकोनॉमिक्स का होने वाला है और आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिकल व्यवस्था को समझेंगे। इससे पहले इकोनॉमी का क्लास हम लोग का हो गया है, 2-3 क्लास मैं लाइव ले चुका हूँ, 1-2 वीडियो अपलोड है, तो आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, तो पीछे में इससे पीछे क्लास में हम बताए थे आपको क्या, इससे पीछे क्लास में हम बताए थे कि बैंकिंग क्या होता है, कोर बैंकिंग क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे चीज़ का चर्चा हम लोग किए थे, वहाँ पर बात किए थे, उसको समझे थे। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, तो मानव विकास क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट क्या होता है, HDR, HDI, ये सब क्या होता है। ठीक है, या ये ऐसा कहे तो ये जो हम लिखे थे इधर कि HDI क्या होता है, UNDP क्या होता है, ये सब आज के क्लास में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज की क्लास उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि बिहार बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड में है, खासकर जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही क्लास इम्पोर्टेंट है। आज उनके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा प्रति वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास आप लोग का इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग आज की क्लास अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान लगा कर पढ़िएगा। और जो भी बच्चे ये समझ गए हैं कि क्लास आज नहीं होगा या बंद है, तो आप लोग उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिए, सॉरी लाइव का लिंक भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास यह पहुंच जाए। ठीक है, हाँ है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं और इस टॉपिक पर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रेडी है समझने के लिए और एक एक चीज़ को बिल्कुल आसानी से समझिएगा, बिल्कुल तोड़कर बताऊंगा अपने लैंग्वेज में ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें क्या, मानव विकास सूचांक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इसे बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, HDI ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसी को समझेंगे। ये हमारा मूल टॉपिक हो गया, मानव विकास सूचांक। मानव के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है रोहित, ठीक है, मानव के विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिकल व्यवस्था, ये आपका अर्थशास्त्र बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, अर्थशास्त्र बुक बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पर सभी जितने भी SST के चैप्टर सारे चैप्टर मैं क्लियर करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर एक एक चैप्टर एक साथ में क्लियर कराऊंगा। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला गया। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पर कि मानव विकास सूचांक क्या है। ठीक है, UNDP क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। इसी में सारे चीज है, जब इसको समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक मानव विकास सूचांक को हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, UNDP देखिए, इसका पूरा हिंदी में हम नाम बोले तो सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोला जाता है। हिंदी में इसका नाम क्या बोला जाता है, सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोला जाता है हिंदी में ना, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोला जाता है। ठीक है, और इसके ही द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन पर यह मानव विकास रिपोर्ट का पहली बार तैयारी किया गया था या प्रस्ताव किया गया था, रखा गया था। किसके द्वारा, हाँ हेलो, ठीक है, UNDP के द्वारा पहली बार HDI रिपोर्ट को प्रसारित किया गया था। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पर। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। UNDP
ये क्या है? सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, हिंदी में बोला जाता है, इसका नाम याद रखिएगा। हाँ हाय, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आज के क्लास में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसी के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी यह रिपोर्ट, ठीक है। इससे पहले का क्लास आप लोग ज्वाइन नहीं किए थे तो आप लोग इसके पहले का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसमें भी बहुत सारी चीज़ मैं आपको बताया था, बहुत सारे वहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हुआ था, जिसमें बहुत सारे। अब इससे जस्ट पहले वाला क्लास है इस इकोनॉमी में आपका चाहे तो ये कोर बैंकिंग, बैंकिंग प्रणाली पे एटीएम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे चीज मैं वहां पर क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि एचडीआई क्या है, मानव विकास रिपोर्ट किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी हम बोले तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि हम क्या बोले, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, से इससे हम बोल रहे हैं यूएनडीपी शॉर्ट में। एचडीआर बोले तो इसका मतलब समझ जाइएगा आप लोग कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल रहे हैं, मानव विकास रिपोर्ट बोल रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ठीक है। तो एचडीआर बोले तो आप समझ जाइएगा कि मानव रिपोर्ट, विकास रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यूएनडीपी जो है एचडीआर के विभिन्न देशों की तुलना में, ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सेवा स्थिति, या पीसीआई, पीसीआई के मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, याद रखिएगा। ये कुछ शॉर्ट नाम हम यूज किए हैं, लॉन्ग नाम यहाँ पर नहीं यूज किया क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना, या जगह भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए शॉर्ट नाम यूज किए। पीसीआई का मतलब क्या है इसका? पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, इसको पीसीआई शॉर्ट में बोला जाता है, ओके। तो पीसीआई के आधार पर किया जाता है, यानी कि यूएनडीपी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, मानव विकास का रिपोर्ट है, वह रिपोर्ट किस आधार पर गठित किया जाता है, किस आधार पर लाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा कि वह रिपोर्ट जो है पीसीआई के आधार पर, शैक्षिक स्तर के आधार पर, स्वास्थ्य सेवाएं के आधार पर, वहाँ के लोगों के, वहाँ के लोगों के कितने परसेंट शिक्षित लोग हैं, कितने परसेंट जो लोग हैं वह विभिन्न देशों से मतलब की तुलना में स्वस्थ है, कितने परसेंट स्वस्थ लोग हैं, और कितने परसेंट के वहाँ पर पीसीआई है, प्रति व्यक्ति आय है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर मतलब चर्चा किया जाता है। इन सब आधारों पर इनकी गणना की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकाला जाता है, मानव विकास रिपोर्ट को निकाला जाता है। मतलब अब अपनी भाषा में हम इसे कन्वर्ट करें कि ये मानव विकास रिपोर्ट है क्या, ठीक है। ये मानव विकास रिपोर्ट है क्या, तो सीधी सीधी बात कहें कि भाई हमारे जीवन के जितने भी कार्य है, या एक राज्य ले लिया जाए या एक देश ले लिया जाए, तो देश के लिए भी मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा, राज्य के लिए भी मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा, हम अपने गांव के लिए भी एक मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कहे कि अपने देश के लिए निकाले, तो अपने देश में जितने भी लोग हैं हम उन लोगों का स्वास्थ्य देखेंगे, स्वास्थ्य कितने परसेंट लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कितने परसेंट लोग अस्वस्थ है, कितने परसेंट लोग शैक्षिक है मतलब शिक्षित है, कितने परसेंट हमारे देश की पीसीआई कितनी है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इन सब चीज़ों की गणना मानव विकास रिपोर्ट में एचडीआर में की जाती है, ओके। आगे समझ में, जिसमें 3 चीज मूल है एचडीआई में, ध्यान दीजिएगा, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो मानव विकास रिपोर्ट बन जाता है। जीवन आशा, जीवन के लिए जरूरी चीज है, अनिवार्य चीज है। शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा प्राप्ति के देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम शिक्षित नहीं रह सकते। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जब बिहार में आएंगे तो, ठीक है। हम तब तक विकसित नहीं हो सकते, हमारी जो आंतरिक संरचनाएं है, जो हमारी व्यवस्थाएं है, तब तक विकसित नहीं हो सकती है जब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं। यानी उसे विकसित करने के लिए हमें शिक्षित होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति जरूरी है, और जीवन स्तर, इन 3 चीजों को मिलाकर एचडीआई का निर्माण हुआ, यानी एचडीआई का सूचक होता है, ठीक है। एचडीआर क्या है भैया आपको पता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को एचडीआर बोला जाता है। हिंदी में कहे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मानव विकास रिपोर्ट। क्या है? मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट। इसी को हम एचडीआई कहते हैं। यानी कि हमारे, ऐसे समझिए, एकदम जनरल भाषा में समझिए आप कि हमारे जीवन के विकास के एक रिपोर्ट बना दी जाए, मतलब हमारे जीवन का विकास कैसे चल रहा है, खराब चल रहा है कि अच्छा चल रहा है कि क्या हो रहा है, हम अपने जीवन के
बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर दिया कि हमारे स्वास्थ्य कैसा है, इस मंथ में हमारा स्वास्थ्य कैसा था, इस साल में हमारा स्वास्थ्य कैसा था, हमारे मानसिक स्थिति क्या है, ठीक है, हमारे जो पर कैपिटा इनकम, हमारी इनकम क्या है, हम गरीब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि धनी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस सारे डिटेल्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो इसी को कहते हैं STR, मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हम खुद पर बता दिए। इसी तरह एक राज्य के जितने भी लोग हैं उन लोगों का ऐसे ही जनगणना कर दिया जाए, उनके शैक्षिक स्तर, उनके PCI पर कैपिटा इनकम, उनके हर चीज़ की जनगणना कर दिया जाए तो उसी चीज़ को कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट STR। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि 2004 के अनुसार विभिन्न देशों की कुछ रिपोर्ट हम यहाँ पर लाए हैं, लिखे हैं कि 2004 में कुछ देश, अलग अलग देश क्या होता है कंट्री लेवल पर, कि यहाँ पर जो देश है उनके मानव विकास रिपोर्ट क्या थे और वो किस स्थान पर थे विकसित के रूप में। तो नॉर्वे की बात करें तो ये नॉर्वे सबसे पहला स्थान था, यानी यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी यहाँ की व्यवस्थाएं। वहाँ का जो SDR मूल्य था, SDR उसका मूल्य, ठीक है, कितना था 0.965 था। SDR मूल्य कितना था 0.965 SDR मूल्य था, ठीक है। ये नंबर 1 पर आता था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट देश का नाम सारे नहीं लिखे हम यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट देश का नाम लिखे हैं, ठीक है। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है आप लोग थोड़ा सा उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि वो भी जुड़ जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी 10th लेवल पर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और जिससे क्वेश्चन बोर्ड में आए वो किसी से छूटे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए दूसरा है हमारे ऑस्ट्रेलिया, इसका जो SDR मूल्य है 0.957 है, ठीक है। SDR मूल्य कितना है 0.957 है और ये तीसरे स्थान पर आता है। कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। कुछ यहाँ पर फेमस देशों के नाम मैं लिखा हूँ, ठीक है। अगला की बात करें तो यह है श्रीलंका। अगला क्या है? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के क्या है 0.755 है। श्रीलंका के क्या है SDR मूल्य 0.775 है, ध्यान दीजिएगा। और यह 93 स्तर पर आता है, 93 लेवल पर आता है। कौन? श्रीलंका, ओके। आ रहा समझ में? अगली बात करें हम पाकिस्तान, आ गया नालायक, देखो पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका क्या हो गया 0.539, 134 नंबर पर है, ठीक है। 134 नंबर पर है, नहीं था 2004 में, ठीक है। अभी इसका रिपोर्ट हम नहीं बताए हैं, वर्तमान रिपोर्ट नहीं है, 2004 का रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद 2006 में फिर इसका जनगणना किया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे अभी जनगणना हो गया, 11 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका 2004 की रिपोर्ट के मैं अनुसार बता रहा हूँ, ओके। मैं जब इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा तो उस समय मैं 2006 का रिपोर्ट और 2011 का अभी वर्तमान में जो चल रहा है इन सब का रिपोर्ट मैं लेकर आपके सामने रखूंगा। ज़्यादा तो नहीं, अपने देश अपने आसपास के पड़ोसी देशों का तो रख सकता हूं, इन सभी देशों का मैं रिपोर्ट रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें जगह की कमी थी इसलिए बस यहीं रखे हैं, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत 126 नंबर पर था, 0.611 था, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आगे था और 2006 तक काफ़ी कम हुआ, ठीक है। उसके बाद अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, काफ़ी स्तर इसका नीचे जाने का प्रयास में लगा हुआ है। चीन की बात किया जाए तो 0.768 81 नंबर पर 81 नंबर पर था, ठीक है। बांग्लादेश की बात किया जाए तो यह 0.530, ठीक है, वह 137 नंबर पर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा देश श्रीलंका, ये हमसे क्या था, भारत से आगे था। कौन? 2004 में श्रीलंका की जो SDR मूल्य था वो भारत ले आगे था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विकास की प्रक्रिया तेजी से हुई थी। हमारे भारत में विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। भारत के विकास के सबसे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। भारत के विकास के सबसे प्रॉब्लम क्या है भारत के विकास में कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जनसंख्या भी वृद्धि ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। चलिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं। चलिए आइए, अब हम समझते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट क्या है।
मतलब लगभग 5 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट से क्या समझते हैं, या यूएनडीपी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूएनडीपी शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला एचडीआर रिपोर्ट जारी किया गया 23 अप्रैल 2002 में। उस समय, हाँ नीचे जाएंगे तो दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे हम जाएंगे, अच्छा इसमें का, ठीक है दिखेगा, थोड़ा सा ये वाला समझा ले, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो दिखेगा। अब 2 भाग में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत है, ओके कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आप इसका 2 भाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा था, आज के चैप्टर में पूरा चैप्टर खत्म करना था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है। ओके ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो एचडीआर ये है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट है। ठीक है, ये पहला रिपोर्ट बना कब हमारे भारत में, 23 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। पहला रिपोर्ट किसके द्वारा, तो योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो योजना आयोग के द्वारा जारी किया गया था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। यह दिल्ली से जारी किया गया था, याद रखिएगा, कहां से, दिल्ली से। कब, 23 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया कि जो ये रिपोर्ट है, यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह भारत के कई कार्य में आ सकते हैं। एक दस्तावेज का मतलब कागज मतलब कागजात है। ठीक है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कागजात है जो कि भारत को लोकतंत्र में सहायता करेगा। ठीक है, और अध्यक्ष जो केसी पंत थे, उन्होंने बताया कि राज्यों के लिए भोजन मतलब राज्यों की जो, सॉरी यहाँ पर भोजन नहीं होगा, योजना होगा। केसी पंत ने बताया कि राज्यों की योजना आकार जो है वो तय करने में ये काफी मदद करेगा। इसमें यह बनाया गया है, ये काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, पहली बार NHDR, हम इसे क्या बोलेंगे, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, NHDR नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HNDR। ओके, इसमें 1981 की बात करो, 1991 के 2001 के लिए राज्यों तथा जो संघीय क्षेत्र एचडीआई के मूल्य थे उन्हें अनुमान लगाया गया था, उन्हें यहाँ पर अनुमान लगाकर रखा गया था। ओके, अब ये जो यूएनडीपी रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अनुसार यह पता लगाया गया कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में केरल जो है सबसे ऊपर रैंक पर है। केरल सबसे धनी है, सबसे ऊपर रैंक में हर क्षेत्र में। और ध्यान दीजिएगा, जो ये है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ये यहाँ पर केवल इनकम का ही नहीं बताता कि इनकम के लेवल पर हम बता दें कि इनका इनकम लेवल इतना ज़्यादा हो गया, इतना हो। यह मानव विकास रिपोर्ट का आपको मतलब पहले ही हम समझा दिए कि वो मानव के वो सभी चीज़ें जो मानव से संबंधित है, उनसे संबंधित है, उनके स्वास्थ्य, उनके रहने सहने की व्यवस्था, उनके घर, उनके सारे चीज, उनके इनकम, उनके स्वस्थ रहने के अस्वस्थ रहने, सारी व्यवस्थाएं को मानव विकास रिपोर्ट में गणना किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज सबसे ज्यादा कहाँ की थी, केरल की थी। ठीक है, अब इसका कारण यह हो सकता है कि केरल के लोग शिक्षित थे और अदर राज्य की अपेक्षा पहले से ज़्यादा शिक्षा पर उन्होंने कमांड किया, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। ठीक है, बिहार हो गया, एमपी हो गया, असम हो गया, राजस्थान, यूपी हो गया, ये सब क्या थे, निचले रैंक पे थे। इनका रैंक तो जो था वो नीचे के रैंक था। ओके, ये इनका रैंक क्या था, नीचे के रैंक था। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मानव विकास रिपोर्ट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब जो हम लोग समझने वाले हैं, ये जो है हमारे इस चैप्टर का मूल चीज है। मूल चीज क्या है, तो आज के क्लास का मेन चीज अब हमारा शुरू होगा। एक है आंतरिक संरचना, इसे हम VVI कर देते हैं। ठीक है, तो एक है क्या, आंतरिक संरचना। ओके, क्या है, आंतरिक संरचना। समझते हैं हम लोग आंतरिक संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, आंतरिक संरचना है क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आंतरिक संरचना किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे विकास के लिए जो भी चीज़ है, जैसे कि हमारा बिजली हो गया या रोड हो गया, लाइन हो गया, लाइट वगैरह, सारे चीज़ जो हमारे विकास के लिए जरूरी है,
जो जिसकी सहायता से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वही चीज़ हमारा आंतरिक संरचना हो जाती है। ठीक है, आंतरिक संरचना क्या होता है? तो वह सभी चीज़ें जो हमारे लिए सेवाएं प्रदान करती है, जो हमारे विकास के लिए जरूरी होती है, वह सभी चीज़ क्या होती है? आंतरिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, या हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, वह बिना आधारिक संरचना या आर्थिक संरचना के आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी उसे आगे बढ़ने के लिए आधारिक संरचना का रहना आवश्यक होता है। ठीक है, सॉरी आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, आधारिक संरचना जो है ये क्या होता है? तो यह मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, या इसमें मानव का विकास होता है। जैसे कि हम बात करें तो जैसे कि बिजली का निर्माण करना, आर्थिक व्यवस्था, रोड का निर्माण करना, अदर बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करना, ये आ जाता है किसमें? आधारिक संरचना में आ जाता है। ठीक है, इससे हम क्या होता है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में, समझते हैं हमारा विकास होता है, हम लोग समझते हैं, चलते हैं। जैसे इसमें रोड भी आ जाएगा, बहुत सारे अलग अलग कल कारखाना, फैक्ट्री वगैरह सब चीज़ आ जाएंगे किसमें? आधारिक संरचना में आ जाएंगे। ठीक है, तो आधारिक संरचना कोई भी देश के लिए, कोई भी राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम कोई भी देश आगे बढ़ता है या कोई भी राज्य जो है आगे बढ़ता है या विकास करता है। यानी विकास में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका डिफिनेशन नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अब हम बात करें बिहार की जो विकास की स्थिति थी। आ जाइए अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। जो बिहार की विकास की स्थिति थी, बिहार की विकास की स्थिति क्या थी? तो आज जो बिहार की विकास की स्थिति है, ऐसे पहले नहीं थी। पहले हमारे विकास की, यानी कि हम बात करें भगवान बुद्ध के समय, तो भगवान बुद्ध भी बिहार की स्थिति को समझे थे, देखे थे, बुझे थे। और भगवान बुद्ध के बाद में यहाँ पर मौर्य काल आया, मौर्य काल में अशोक आए, मौर्य काल के शासक आए, बहुत सारे अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा 2 मिनट थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए शुरू किया जाए। क्या किया जाए, इतना गर्मी है कि हालत खराब हो गई। बिहार की जो विकास की स्थिति है, ध्यान से समझिएगा कि बिहार की विकास की स्थिति जो आज है, ऐसी पहले नहीं थी। बिहार में जैसे कि भगवान बुद्ध के समय की देखा जाए तो बिहार काफ़ी ज़्यादा विकसित था। उस समय की बात करें हम, जब मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, उस समय बिहार की स्थिति इतनी खराब नहीं थी, अच्छी कुछ मतलब इससे तो बेटर थी। ठीक है, बिहार की। उसके बाद हमारे बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह है, जो बड़े बड़े जो हमारे बिहार से जो निकल कर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी यहीं के थे, बिहार के थे, तो बिहार की गौरव कहलाते थे। ठीक है, लेकिन आज जो बिहार की स्थिति है, यह क्यों? बिहार को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया गया, बिहार की गरीबी के बारे में बता दिया गया। क्यों? इसका कारण क्या है भाई? क्यों बिहार पिछड़ा वर्ग है? बिहार के विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके बाद के टॉपिक में हम लोग ये सारी चीज़ सब समझने वाले हैं कि बिहार के विकास क्यों रुका हुआ है, बिहार के पिछड़पन का कारण क्या है, क्यों बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है, यहाँ की मतलब क्या दिक्कत है बिहार में, हमारी क्या गलती है। हम सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के पिछड़ेपन के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहे। इसे हम छोटे स्तर पर समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाए, मतलब ऐसा किया जाए कि एक घर में 20 परिवार या 30 परिवार है। ठीक है, उसमें कमाने वाला 2, 3, 4 ऐसे हो गए। अब 20 परिवार 30 परिवार है खाने वाले। तो ये बताइए हमको कि वह परिवार कभी विकास करेगा? संभव है? 2-3 कमाएंगे, 3 कमाएंगे तो वो खाने में ही सब सारा चीज़ चला जाएगा, भोजन में हर व्यवस्था करने में चला जाएगा। उनका विकास हो पाएगा? विकास कैसे होगा? जब हमारे खाने पीने से कुछ रुपये सेफ बचे तो
तो वही हमारा विकास होता है, उसी तरह हमारा आगे विकास किया जाता है। लेकिन इतने बड़े परिवार में यदि पैसा बचे ही ना, उल्टे अभी 2-3 परिवार भी 2-3 आदमी कमाएंगे तो ऐसा ही बात है कि पैसा नहीं बचेगा, तो उस अवस्था में उस परिवार का विकास संभव नहीं है, उस परिवार का विकास नहीं हो पाएगा, केवल गुजारा होगा। तो उसी तरह यदि हमारे बिहार की जनसंख्या बढ़ी, तेजी से बढ़ती जाए, तो उस समय हमारे बिहार का विकास रुक जाएगा। वही कारण हुआ कि हमारे बिहार के जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ने के पीछे का रीजन किसको दिया जाए, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है? तो जनसंख्या बढ़ने का कारण है अशिक्षा। जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है? अशिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था न होना। क्योंकि यहाँ के लोग हैं, जैसे हम अपने इसे छोटा सा मतलब शॉर्ट में समझाते हैं आपको कि बिहार में मान लीजिए कोई अशिक्षित लोग है। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था हो गई है, कुछ हद तक शिक्षा की व्यवस्था में बिहार जो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अशिक्षित है, तो ये सोचेगा, पहले सोचता था, ठीक है, क्या कि हमारे 4 बच्चे 5 बच्चे 7 बच्चे हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो है आमदनी का आय तेज हो जाएगा, ठीक है। ये सोचता था कि 4-5 बच्चे 7 बच्चे हो जाएंगे, हम उससे बड़े होंगे तो खेत में काम करेंगे, बहुत सारे आमदनी आएगा, बहुत सारे पैसा आएगा, उसका डायरेक्ट तो सोचना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे बच्चे हो गए, जनसंख्या बढ़ गई तो हमारा जो है इनकम सही हो जाएगा, नहीं। अब यदि बच्चे हुए तो उनके देख रेख, उनके संभालने, उनके कार्य, हर चीज़ करने में पैसा लगेगा, इन्वेस्ट लगेगा, भोजन लगेगा, कुछ नहीं लेते खाना तो लगेगा ना, भोजन चाहिए ना। तो इन सब चीज़ों में हमारे बिहार की जो आर्थिक व्यवस्था, जो आर्थिक आय है, वो इनकम है, वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगी। तो बिहार कैसे विकास करेगा? उसी तरह जैसे परिवार कैसे विकास करेगा, उसी तरह बिहार जो है कैसे विकास करेगा। तो लोग यहाँ नहीं सोचते थे, वो डायरेक्ट सोचते थे कि वे बड़े होंगे तो इतने पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो वो तो जब होंगे तब, जरूरी नहीं है कि सभी से सफल ही हो जाए, कुछ लोगों में से उसमें से नहीं होंगे, कुछ लोग रुक जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं था। तो इसके कारण बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण किसको जाता है? तो भाई सबसे बड़ा कारण हम कहेंगे अशिक्षा को जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अशिक्षा और बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि यही तो ऐसी चीज़ है जो बिहार को पिछड़ेपन की ओर खींच रही है। और भी बहुत सारे कारण है, लेकिन यह मुख्य उसमें होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा जो इनकम है, वह इनकम का सिस्टम जो है कम होता जाएगा, और जो हमारी व्यवस्थाएं है वह कम होती जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बढ़ती जनसंख्या भी एक सबसे बड़ा कारण है बिहार को पिछड़ा बनाने में। ओके, दूसरा का हम बात करें तो आधारिक संरचना की अभाव। यहाँ पर आधारिक संरचना आपको समझाए, आधारिक संरचना की अभाव यानी बिहार में कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, रोड का, अच्छे रोडों का निर्माण। अब तो मतलब अभी की हम तुलना करें तो कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक विकास कर रहा है, धीरे धीरे पथ पर चल रहा है। अब आगे पता ना क्या होगा, लेकिन अभी तो चल रहा है, ठीक है। आंतरिक संरचना की अभाव, लाइट की अभाव, बिहार में सबसे कम बिजली आती है। बिहार में की जो व्यवस्था है बिजली की व्यवस्था सबसे कम आती है बिहार में बिजली। अब हमारे ही गांव के ले लीजिए ना, देखिए अभी भी आप लोग लाइव क्लास है ना, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, अभी बिजली कटी हुई है। ये बिजली कब से गई है? लगभग 2-2.5 घंटा हो गया बिजली का गए हुए, ठीक है। वो तो अच्छा है कि भाई हम जिस दिन बिजली जाती है उसी दिन लाइव आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बोलने भी लगे हैं कि जिस दिन आप लाइव आते हैं उस दिन बिजली को कटवा देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बिजली अपने आप ही गई हुई है, ठीक है। तो अभी भी हमारे गांव की बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था है नहीं है, लाइट अभी कटा हुआ है। तो बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये बिजली का आधारिक संरचना के अंदर में आ जाएगा ना बिजली, तो बिजली की जो व्यवस्था है ये आधारिक संरचना में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बिजली की व्यवस्था में हमारे बिहार अभी सबसे पीछे है बिहार, क्योंकि बिजली के यहाँ पर उत्पादन बहुत कम है, बिजली का उत्पादन ही नहीं है, ठीक। तो हमारे बिहार को बिजली के उत्पादन जो बढ़ाना चाहिए था, ठीक है, इस पर ध्यान देना चाहिए था। आधारिक संरचना का अभाव है हमारे बिहार में, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, रोड रुका हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सिस्टम से भी खराब है, इसे भी हम लिखे हैं नीचे, टेंशन मत लीजिए, नीचे लिखे हैं, थोड़ा नीचे करेंगे दिखाई देगा कि सिस्टम की क्या व्यवस्था है। मान लीजिए कि सरकार दे दिया आपको पैसा, भाई हम ये नहीं बोले कि गलत सरकार, हमारा जो गवर्नमेंट है वो गलत है, वही सब ये सारे व्यवस्थाएं नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, लेकिन ये बीच में कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है। ये प्रॉब्लम है हमारे बिहार के सिस्टम्स में,
ठीक है। गवर्नमेंट देती पैसा इतना, यहाँ से रिपोर्ट बन जाएगा भाई। जैसे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बन रहा है, HDR रिपोर्ट बन रहा है, उसी तरह यहाँ पर वो गपला का रिपोर्ट बन जाएगा, गपला रिपोर्ट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, GDR बोल देते हैं इसे, गपला रिपोर्ट, गपला डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। चीज़ें बन जा रहा है, बन कर ले जाकर सबमिट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के पास में कि हाँ भाई इतना काम हमारा हो गया, करा दीजिए, ठीक है। काम कराने के लिए इतना आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं समाज में ना, हो रहा है भाई, हमारे आसपास हो रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। 55% क्या लिखा है, 55%। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे आसपास बिहार में हो रहा है, हमारे आसपास हमारे गांव में हो रहा है भाई, इधर उधर हो रहा है चारों तरफ। हम लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, नहीं देंगे तो कहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। तो यही सब हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसे बताइए काम नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा बिहार विकास में कर रहा है। ओके, हाँ यस राइट है, 96% बोला, पूरा का पूरा बोलिए और इससे कुछ अधिक उठा लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो आधारिक संरचना का अभाव है हमारे बिहार में, इसके कारण भी कहीं ना कहीं बिहार जो है हमारा पिछड़ेपन की ओर है, बिहार पिछड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब तक देखिए, जब तक हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा बताइए। अब मान लीजिए कि हमारे बिहार, जैसे कि अभी एग्जाम्पल की तरफ आपको बताया कि अभी हमारे गाँव में लाइट नहीं है, तो बताइए कि हमारे गाँव के जितने भी लाइट से संबंधित कार्य है वो रुके हुए हैं, वे लोग इंतजार कर रहे हैं कि लाइट आएगी। कहीं लाइट 10 बजे 11 बजे आएगी, तब तक वो सो जाएंगे, तो कहाँ से काम कर। जैसे पढ़ने वाले बच्चों को ही ले लीजिए भाई, आज तो हम ये बात कर सकते कि लालटेन नहीं चल रही है, लालू जी का जमाना तो खत्म हो गया है, लालटेन कहाँ से चलेगा, ठीक है। लालटेन तो है ही नहीं, ऐसे भी कोई लालटेन का यूज भी नहीं कर रहा है, जैसे आपको पता है। हाँ, इमरजेंसी लाइट है तो उसका भी यूज बहुत कम ही हो रहा है हमारे क्षेत्र में, ठीक है। और इन्वर्टर की बात किया जाए तो सबके पास अवेलेबल नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अब ऐसे स्थिति में बताइए बच्चे जो कैसे पढ़ाई करेंगे, लाइट जो है मेन समय पर, पढ़ने के ही समय पर काट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम्स है, जो आधारिक संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी तो ये हो रहा है, क्यों। तो बताइए कि जब हमारे यहाँ उत्पादन ही कम होगा तो कहाँ से, मान लीजिए कि हम खेती किए और उसमें हम उत्पादन ही कम किए, हम मेहनत ही कम किए, तो कहाँ से ज़्यादा खाएंगे, कम ही न खाएंगे। तो वही बात है कि हमारे यहाँ उत्पादन कम हो रहा है तो हमें कम ही न मिलेगा, वही बात है भाई। तो इस चीज़ को सुधारेंगे तो जो हमारे बिहार का पिछड़ेपन का व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं सुधार सकता है। यानी कि पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण ये भी एक है, हमारे बिहार के जो आधारिक संरचना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे हमारा बिहार जो है पिछड़ा हो रहा है, पिछड़ेपन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसको सुधारना बहुत ही जरूरी चीज़ है। हॉस्पिटल की व्यवस्था भी कराना इसके अंदर आ जाएगा, और स्कूल की भी व्यवस्था, हम स्कूल की व्यवस्था जहाँ तक देखा जाए तो हर गांव में लगभग हो गया है, लेकिन स्कूल के जो सिस्टम्स है उसे सुधारना जरूरी है, उस पर कमांड लगाना जरूरी है। बताइए, हम आपको एक सच्चाई बताते हैं, बिल्कुल 100% सच है, आप लोग देख लीजिएगा, इसे आप देख रहे होंगे, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे बिहार में यदि जो प्राइवेट टीचर है, जो कोचिंग क्लासेस कराते हैं, यदि ऐसे टीचर ना रहे तो आज की जो हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं है, गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्थाएं, वह व्यवस्थाएं क्या होगी यदि हमारे बिहार में गवर्नमेंट टीचर जो आ रहे हैं पढ़ाने, वो तो है भाई, प्राइवेट टीचर जो जैसे हमारे जैसे या और भी टीचर बहुत सारे पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, ऐसे टीचर ना रहे तो सोचिए कि हमारे बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है कितनी कहाँ जाएगी। स्कूल के पढ़ाने से बच्चे कितना पढ़ेंगे, कितना आगे तक जाएंगे, आप खुद ही सोचिए, मैं बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये यहाँ पर सोचने की बात है कि हमारे जो सिस्टम्स है, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा खर्चा कर रही है, यहाँ पर टीचर ला कर रख रही है, ठीक है। ऐसा नहीं करे कि टीचरों को कुछ आता नहीं है, ऐसे भी है जिन्हें कुछ आता नहीं है, आता भी है, ऐसे बहुत सारे टीचर है बड़े अच्छे अच्छे, लेकिन जो सिस्टम्स है स्कूल का वो सुधारना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये भी आधारिक संरचना के अभाव होता है, ये भी कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का कारण बनता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे समझते हैं हम लोग, इसके पहले क्लियर कर लेते हैं, ओके। अब अगला बात करें कृषि पर निर्भरता। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं,
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि बिहार के अंदर देखा जाए तो यहाँ के जो नौजवान होते हैं या लोग होते हैं, उनके अंदर नौजवानों के अंदर क्या होता है, जुनून होता है। किसका? तो सेना का। सेना में जाएंगे, आर्मी वार्मी सब अच्छी बात है भाई, जाना चाहिए कि सेना में जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, ये जुनून होता है। और कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा जुनून क्या सवार होता है, खेती किया जाए। ठीक है, दूसरा जुनून सवार होता है खेती किया जाए। पहला सेना और दूसरा का कृषि। दो ही ऑप्शन ज़्यादातर बिहार के लोगों के अंदर मत है, ज़्यादातर, मतलब ये नहीं कह रहे कि सब में होगा, लेकिन ज़्यादातर औसतन बात किया जाए तो ये दो ऑप्शन रहता है बिहार के लोगों के भीतर में। ठीक है, हाँ, बिहार के लोगों के भीतर ये दो ऑप्शन रहता है ज़्यादातर। ठीक है भाई, राम राम। ठीक है, आइए यहाँ पर पहले समझ लेते हैं खेती, कृषि। कृषि भी अच्छी बात है, कृषि भी करनी चाहिए, कृषि भी करनी अच्छी बात है, लेकिन हमारे बिहार में ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर हम ये नहीं करें कि आप खेती करना छोड़ दें, खेती करना अच्छी बात है, बिना खेती के कैसे काम चलेगा भाई, खेती करने नहीं होगा तो कहाँ से हम खाएंगे, अनाज कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर खेती करना अच्छी बात है, लेकिन खेती के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो व्यवस्था है कृषि की वो भी अच्छी नहीं है। हमारे जो कृषि की व्यवस्था है वो भी अच्छा नहीं है, हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हम यह कह रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे, बिना समझे, बिना बूझे खेती करना भी उचित नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि आपको बताते हैं हमारे बिहार क्षेत्र में, जहाँ पर हमें भी अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे, ज़्यादातर अपने क्षेत्र के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो अक्सर ऐसे ही होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर यह होता है, जैसे मान लीजिए कि 2-4 आदमी खेत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पता किया जाता है कि वो चिल्लाना है क्या भाई, क्या बो रहा है, तो यह बो रहा है दलहन बो रहा है। ठीक है, वो फलाना क्या बो रहा है, तो ये बो रहा है। तो वो सोचेगा कि हमारे आसपास के जितने भी खेत है उसमें क्या बोए जा रहे हैं, तो सभी लोग दलहन बो रहे हैं। ठीक है, ये भी कहेगा हम भी दलहन बोएंगे, जब कि मन नहीं है फिर भी वो बोलेगा दलहन बोए। क्यों? उसका डर है कि यदि आसपास के लोग दलहन बो रहे हैं, हम दलहन नहीं बोएंगे, कुछ और बो देंगे तो खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ खेती किया जाता है कि एक लोग जो किए ना, तो उसके आसपास के जो खेत है उसमें वही फसल लगा दिया जाएगा, वही फसल बोया जाएगा। हाँ, इसी कारण वहाँ पर नहीं हो पाता है। हमें खेती कृषि करना है, ठीक है, कृषि करना है, ठीक है, लेकिन कृषि कैसे करना है, नियम के अनुसार करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या है, यहाँ पर खेती है तो मिट्टी को पहले हम जांच करा लेंगे, भाई मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, उसकी अम्लीयता बढ़ी है कि क्षारीयता बढ़ी है, कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ कमी है तो उस कमी को पूर्ति करेंगे हम लोग। ठीक है, बिना कमी के ही खाद पोटास फेंक देते हैं, ये खाद वो खाद यूरिया डाल देते हैं। पहले उसकी कमी को पता करना चाहिए। जैसे मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, तो हमें क्या करते हैं, हम अपने कमी को बताते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसके अनुसार दवाई देता है। तो खेती में हम लोग पहले उसका जांच कराएंगे, मिट्टी का अम्लीयता है कि क्षारीयता है कि क्या है, उसके अनुसार ना उसमें उसका जो उर्वरक है, खाद है, या जो भी चीज़ का प्रयोग करना है हम लोग करेंगे। और जब हमें पता चल जाएगा कि मिट्टी में इस चीज़ की कमी है, उनको पूरा कर देंगे, तो वहाँ पर ये भी पता चल जाएगा कि मिट्टी में क्या चीज़ उगाया जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखकर यदि खेती किया जाए तो ये सबसे अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे खेती करना बिहार का एक पिछड़ेपन का कारण है। हाँ, और फसल में मिट्टी के अंदर में मान लीजिए धान है, तो धान को उपजाने की क्षमता कम है। ठीक है, और उसमें हम धान बो दिए तो वो तो बर्बाद हो गया ना। हाँ, क्या बोलते हैं उसे, भोजपुरी में कुछ बोला था, मारा गया। ठीक है, मारा गया, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक हो, क्या हुआ, चलिए आप लोग आइए समझिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, इतने अच्छे टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो कृषि पर पूर्ण रूप से, मतलब हम कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर होना कहीं ना कहीं बिहार के पिछड़ेपन के भी कारण है। ठीक है, अगला बात करें तो हमारे उत्तरी बिहार में सबसे बात करें हम लोग तो बाढ़ और सूखा। बिहार के एक भाग में भयंकर बाढ़ आता है तो दूसरे भाग में सूखा आ जाता है। ये भी बिहार के सबसे ज़्यादा विकास को मतलब क्षति पहुंचाता है, ये भी विकास को सबसे पीछे की ओर ले जाता है। जैसे कि बात करें 2008 की रिपोर्ट लिया जाए तो 2008 में कोसी नदी का कहर, कोसी नदी के कहर कितने उत्तरी बिहार लगभग बर्बाद कर दिया था, उत्तरी बिहार लगभग बर्बाद हुए। 2008 की हम भूल ही नहीं सकते हैं। भाई पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, समझो इधर।
तो देखिए यहाँ पर समझते हैं हम लोग, बाढ़ और सूखा जो है कहीं ना कहीं बिहार के हमारे पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि हमारे बिहार में उत्तरी बिहार में पानी कहाँ से आता है भाई, तो नेपाल से आता है। उत्तरी बिहार में नेपाल से पानी आ जाता है। नेपाल जो है पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ से बहुत सारी नदियाँ हमारे बिहार में आ जाती है। 6 नदियाँ लगभग आती है हमारे बिहार में, जो पानी को लेकर भर देती है। जो कोसी नदी बिहार का बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे जो बाढ़ है, बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है। जान माल की भी हानि होती है, फसलें बर्बाद हो जाती है, फसलें डूब जाती है, जिसके कारण हमारे बिहार पिछड़ेपन की ओर जाने लगता है। बिहार की जो विकास की स्थिति रुक जाता है। जितना बर्बाद होता है उतने ही पूरा करने में 2 बरिस 3 बरिस लग जाते हैं, उससे भी कहीं अधिक समय लग जाते हैं। तो बिहार कहाँ से विकास करेगा, ठीक है। जबकि एक भाग में बिहार के सूखा पड़ा रहता है, सूखा से वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त रहता है। तो इन सब चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। क्या करना चाहिए कि नेपाल सरकार से मिलकर, नेपाल सरकार से बात विमर्श कर इन नदियों का जो है रुख को मोड़ना चाहिए। या ऐसा कहा जाए कि बिहार से होते हुए इन नदियों का मार्ग बनाना चाहिए कि नदियों का बिहार में जिधर पानी की कमी है उधर उस पानी को किसी न किसी माध्यम से भेज देना चाहिए, उधर चला जाए पानी आसानी से। जहां पर हाँ भाई, महाराष्ट्र भी भारत में ही आता है। महाराष्ट्र भारत से अलग है थोड़ी नहीं, भारत में ही आता है। ओके, तो बाढ़ सूखा ये भी कहीं ना कहीं हमारे बिहार के क्षतिग्रस्त का कारण है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे बनता है ना, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं सारे चीज कि बिहार के जो पिछड़ेपन के कारण है उससे आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है बिहार बोर्ड में, लगभग पूछ देता है, हर साल 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो यह हमारा कहीं ना कहीं समझना जरूरी है, इसको हमें लेकर चलना है कि बिहार के विकास की स्थिति क्या है, या बिहार में जो व्यवस्थाएं है उसको लेकर हम कैसे कहेंगे कि बिहार एक पिछड़ा देश है, पिछड़ा राज्य है। तो ये इन चीज को समझना है हमें, ठीक है, तभी ना हम इसका आंसर दे पाएंगे। ओके, तो बाढ़ और सूखा भी हमारे बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। अगला बात करें हम तो औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि जब हमारा बिहार झारखंड से अलग हुआ, यानी कि हमारे बिहार से झारखंड 2000 में अलग हो गया था, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। भगवान उतनी बड़ी उपाधि नहीं देने की जरूरत है, उतनी बड़े भी नहीं है हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन क्या है कि जब हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय जितने भी कल कारखाने थे, जितने भी जो हम आय के स्रोत थे, वो सभी कल कारखाने हमारे बिहार से कटकर अलग हो गए थे। बिहार के पास क्या बचा था, तो बिहार के पास उर्वरक भूमि बचा था, 6 नदियाँ बचे थे, उसमें उपस्थित 2 बालू थे वह बचे थे बिहार में, ठीक है। तो यही हमारे बिहार में बचा था, और कुछ जगहें बची थी जहाँ पर मतलब टूरिस्ट स्थल वगैरह सब का सके, भगवान बुद्ध का स्मारक वगैरह, तो ये सब बचा था हमारे बिहार में। और इसी बल पर हमारा बिहार फिर से खड़ा हुआ था, ठीक है। तो उर्वरक भूमि थी एक, और जो बालू का स्रोत था हमारे बिहार में, जैसे कि आपको पता है लाल के वाला बालू मिलता है बिहार में, यह निकलता था हमारे। और इसमें भी ये जो प्राकृतिक प्रलय है ये भी हमारे नुकसान पहुंचा देती थी। तो औद्योगिक पिछड़ापन में इस तरह हमारा बिहार पीछे था। यहाँ पर कोई कल कारखाने नहीं थी, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जिसके कारण ये हमारा बिहार पीछे रहता था, ठीक है। ओके, गरीबी, बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, PCI है, ठीक है, जो बिहार के PCI है, पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, वह बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि बिहार के लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग क्या है, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन उनके मेहनत की जो मजदूरी है वह कम रहती है, ठीक है। पढ़ लीजिए आप लोग, फिर बात कर लीजिएगा। ओके, पढ़ाई होती रहेगी भाई, हम पढ़ने के लिए हम आए हैं, पर पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो गरीबी जो है हमारे बिहार का एक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। और गरीबी कैसे आती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गरीबी आने के कारण क्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, काम न करने वाले लोग, ऐसे लोग, आलसी लोग, ये सब क्या होते हैं कि गरीबी का कारण बन जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर इतना तक हम लेकर चल दिए, किसी ने नहीं बोला कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट में एक बार कोई बोला था, ओके।
ध्यान दीजिएगा। तो जो गरीबी है कहीं ना कहीं या हमारे जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बन जाती है। ओके, अब यहाँ की खराब विधि व्यवस्था, इसको तो समझना बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे बिहार की व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ की कानूनी व्यवस्था ले लिया जाए, यहाँ के और भी सिस्टम से ले लिया जाए, ये सभी व्यवस्थाएं क्या है ना, खराब है यहाँ पर, यहाँ के बिहार में। यहाँ के मतलब भ्रष्टाचार, ऐसा किया जाए तो भ्रष्टाचार कहा जाए, तो जो विधि व्यवस्था है इनको नहीं सुधारा जाएगा तो बिहार हमारे कहाँ से विकास करेगा। ठीक है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इन विधि व्यवस्थाओं को सुधारेंगे नहीं तो हमारा बिहार विकास करेगा, संभव ही नहीं है। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है कि हमारे यहाँ खराब है विधि व्यवस्था। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात किया जाए तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई काम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अनुमंडल में काम है या ब्लॉक में काम है, एग्जाम्पल के लिए जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या वहाँ पर गए, तो वहाँ पर एक बार में हमारा काम नहीं होगा, एक बार, क्योंकि वो भी, उनका भी कोई गलती नहीं है, वहाँ पर भी ये बहुत कम लोग हैं और बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हम गए, एक दिन काम नहीं हुआ, दूसरे दिन गए काम नहीं हुआ, तीसरे दिन गए, वो बोले कल आना। इस सबसे क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम से कहीं ना कहीं मतलब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण हम पीछे होते जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचती है, पीछे ढकेल देती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बनाए, जैसे कैसे कहा गया कि बूंद बूंद मिलकर समुद्र बनता है, तो यही छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, यही जो छोटे छोटे व्यवस्थाएं हैं, यही मिलकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा व्यवस्था, बड़ा सा संरचना का रूप लेती है। ठीक है, तो यह हमारा जो व्यवस्था है या इन व्यवस्थाओं पर ध्यान देना अति अनिवार्य है। ठीक है, बात किया जाए तो कुशल प्रशासन का अभाव है हमारे, भ्रष्टाचार, यहाँ की जो व्यवस्था है, प्रशासन है, भ्रष्टाचार है बिल्कुल। यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रशासन का काम क्या है, प्रशासन का काम है कि जहाँ पर भी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही है उसे सुधारना। ठीक है, किसी की मदद करना, किसी पर दबाव डालना कतई उनका काम नहीं है। ठीक है, सिस्टम्स क्यों बनाया गया है, नियम क्यों बनाए गए हैं, कानून क्यों बनाया गया है, तो नियम, कानून, सिस्टम, ये सभी चीज़ क्यों बनाया गया है, तो ये हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है। हम कोई भी नियम क्यों बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम कोई भी नियम क्यों बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं कि उस नियम के आधार पर हम चलेंगे तो हमारा लाभ होगा, हम उस नियम के आधार पर चलकर अपना फायदा लेंगे। तो ये जो कानूनी व्यवस्था है, सिस्टम से क्यों बनाए गए हैं कि हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हम जीवन में अपना उसका लाभ ले सके, इसीलिए नई व्यवस्थाएं बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों का हमारे बिहार में अभाव है। इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए तो करप्शन नहीं बढ़ेगा, तो करप्शन नहीं बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं काम होगा। जैसे मान लीजिए क्या पर बात किया जाए, एक छोटा सा काम के लिए घुसखोरी किया जाए, ये सब कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है। तो बिहार के पिछड़ेपन को हटाना है, बिहार को सुधारना है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना अति अनिवार्य है। ये तो इनके कारण हो गए, और इन्हीं कारण को यदि हम सुधार दें तो बिहार के पिछड़ेपन दूर हो सकता है, कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में अलग अलग क्षेत्र से कंपनियां हमारे जो है बिहार के अंदर एंट्री धीरे धीरे कर रही है, अपने पैसा को लगा रही है। ठीक है, क्योंकि बिहार के अंदर में किसी को भरोसा भी नहीं रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर कब बाढ़ आ जाए, कब सारी चीज़ें को लेकर डूब जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ पर मतलब भरोसा नहीं है। तो अभी यहाँ पर कुछ बिहार की स्थिति जो है धीरे धीरे सुधरने की प्रयास कर रही है, अब सुधर जाए तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग हैं यही थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, इन चीज़ को यदि हम रोके तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार में अग्निवीर वाले को लेकर हुआ था हंगामा, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, तो इसके कारण भी हमारा जो है बिहार पिछड़ेपन जब है, उस नुकसान को कौन पूर्ति करेगा, नुकसान तो हम पहुँचाती है, उसका पूर्ति कौन करेगा, हम ही नहीं करेंगे। हमारे सरकार अपने घर से थोड़ी नहीं करती है पूर्ति कि लाएगी कि लीजिए भाई इतना पैसा के ये इंजन जला है रेलवे का, ये बर्बाद हुआ है, इतना पैसा हम अपने घर से देंगे, नहीं, वो हमसे ही लेगी और हमसे ही लेकर हम ही को दे देगी। ठीक है, यही तो है टैक्स, इसी को तो टैक्स बोलते हैं। तो वो कहाँ से सुधारेगी, जितने भी नुकसान हुआ है बिहार का कहाँ से लाएगी, हमसे ही नहीं लेगी, हम ही लोगों से वो लेकर पुनः उस चीज़ को ठीक करेगी, सुधारेगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना अति अनिवार्य है, और इन चीज़ों का केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ाए आप लोगों को, या हम भी जो भी चीज़ पढ़े उसका कोई ना कोई लाभ हो भाई, उसका कोई ना कोई, हम पढ़े तो कुछ ना कुछ उसमें से निकालें।
ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे अपने आसपास के क्षेत्र के, कुछ नहीं तो पूरे भारत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आसपास के 10 लोगों को सुधारेंगे, वो 10 को सुधारेंगे, इस तरह 10, ऐसे करते करते बहुत सारे लोग, संगठन एक तरीका से बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना अति अनिवार्य है, ठीक है। अब आइए हम ऐसा करते हैं कि अपने बिहार की जो स्थिति है, यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ की जो शिक्षा की दर है, यहाँ की पुरुष स्त्री, इन सब की तुलना पूरे भारत के पुरुष स्त्री वृद्धि जनसंख्या सबसे करते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या है। ध्यान दीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हमारे बिहार की जो जनसंख्या थी 8.29 करोड़ थी। 2001 की जनगणना उठाया जाए तो उसके अनुसार देखा जाए तो हमारे जो बिहार की जनसंख्या थी 8.29 करोड़ थी, जबकि भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी। यहाँ पर एक बात कहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, कहे थे कि भारत का बिहार एक ऐसा राज्य है कि जब तक वह विकसित नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। भारत का विकास संभव ही नहीं है। यानी भारत का विकास करना है तो सबसे पहले बिहार का विकास जरूरी है। यदि बिहार का विकास हम कर लेते हैं तो भारत का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन था, आप लोग को बुक में मिल जाएगा कहीं ना कहीं पढ़ने को, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारे जनसंख्या है बिहार की वो 8.9 करोड़ थी 2001 में, और भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102.9 करोड़ थी हमारे भारत की जनसंख्या। हाँ भाई सही है। आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कहने से होगा कि करने से भी होगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा ना। अब करने का मतलब ये नहीं कि बल से किया जाए, ठीक है, दिमाग से भी कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, तो हमारे जो बिहार की जनसंख्या में वृद्धि की दर था, जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है। जो जनसंख्या की वृद्धि दर था वह 2.5% था। कितना था? 2.5%। मतलब वृद्धि कितने दर से वृद्धि हो रही है? तो 2.5% की दर से, जबकि पूरा भारत की जनसंख्या दिया जाए तो 1.9%। बताइए पूरे भारत का, और भाई सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझाए समझ लीजिए। आइए यहाँ पर देखते हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आप क्या करें, हमारी जो भारत की जनसंख्या थी वह 1.9% के हिसाब से बढ़ रही थी। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि भारत के अंदर बिहार है तो बिहार कैसे तेज हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लिए कि यहाँ पर 100 रुपया ले लिया जाए तो 100 रुपये के ऊपर हम यहाँ पर इसका परसेंटेज निकाले, और पूरा ले लिया जाए 10,000 रुपये के ऊपर परसेंटेज निकाले, तो ये दोनों मतलब क्या होगा कि बिहार के अंदर जितना भी आंकड़ा है उसी के ऊपर परसेंटेज निकलेगा। तो वो कहीं अधिक हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, बल्कि भारत के पूरे आंकड़ा के ऊपर में परसेंटेज निकाला जाएगा। ओके, तो बिहार में जो जनसंख्या थी वो तेजी से बढ़ रही थी, जबकि भारत में 1.9 के हिसाब से बढ़ रही थी। पूरे भारत की जनसंख्या में जितनी, पूरे भारत में जितने बच्चे पैदा ले रहे थे या जिनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही थे उतने से अधिक हमारे बिहार में ही हो जा रहे थे, 2.5%, 2.5%, ठीक है। जो साक्षरता का दर था वह हमारे बिहार में 47.53% था, मतलब 50% भी नहीं था, 50% के भी नीचे था, ठीक है। लेकिन पूरे भारत में 65.4 के आसपास में था पूरे भारत में, तो उसमें भी आ जाएगा, तो इसलिए उसका साक्षरता बढ़ गया। ओके, लेकिन हमारे भारत में आधा भी नहीं था 2001 में। मतलब ऐसा कहा जाए तो 2001 में बिहार के आधे लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, इसके अनुसार। ओके, पुरुष की बात किया जाए तो हमारे बिहार में जो पुरुष थे वो 7.3%, और पूरे भारत में 75.8%। स्त्री 35.3%, जबकि पूरे भारत में 54.1%, ठीक है। हमारे बिहार में स्त्रियों की जो दर था वो कम थी पुरुषों की अपेक्षा में, आधा पर थे, मतलब आधा स्त्री आधा पुरुष, ऐसा पुरुष के अपेक्षा आधा स्त्री थी, ठीक है। सोचे कितने बिना विवाह किए अब चले जाते होंगे ना। यहाँ पर 54.1% था स्त्री पूरे भारत में, ठीक है। वार्षिक विकास की दर लिया जाए, मतलब एक साल में विकास की दर लिया जाए, ठीक है, वार्षिक विकास की दर लिया जाए तो ये 2.7 था हमारे बिहार का। वार्षिक विकास की दर कितना था? 2.7 था, जबकि पूरे भारत की बात किया जाए तो ये 6 था, 6.0 यानी 6.0 था, ठीक है। इन चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। थोड़ा सा हम और नीचे कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, कृषि की बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और हम नीचे कर ही देते हैं। ओके, कृषि की बात करें तो यह हमारे बिहार में 1.5% था,
जबकि पूरे भारत में 2.7% था। यानी कृषि के मामला में हमारा बिहार जो था आगे था। मतलब 2.7 में अकेले ही 1.5% बिहार ही था। ठीक है, उसमें बचा कितना, 5 2 7, 0.7% बचा। तो वो उसमें 0.7% में पूरा भारत था। ठीक है, अकेले 1.5% बिहार था, यानी कि बिहार में खेती ज़्यादा की जाती थी 2001 के अपेक्षा। ठीक है, कृषि पर निर्भर लोग की बात किया जाए तो हमारे अभी आपको यहाँ पर बताएं कि हमारे बिहार में ये भी कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का कारण ही था। हमारे बिहार में ज़्यादातर लोग कहाँ पर, कृषि पर निर्भर करते थे, कृषि पर आधारित थे, कृषि के ऊपर निर्भर थे। कितने, 73% लोग। यानी ऐसा किया जाए तो बिहार के 100 लोगों को उठाया जाए, 100 लोग में से 73 लोग आपको मिल जाएंगे खेती करने वाले। 2001 के अनुसार आज तो मतलब 50-60 के आसपास में पहुंच गया होगा। ठीक है, 50 में तो कम हुआ है। तो 100 में 73 लोग आपको खेती करने वाले मिल जाएंगे। और पूरे भारत में लिया जाए तो पूरे भारत के 100 लोग को उठाइएगा अलग अलग राज्यों से, तो वहाँ पर ओनली 60 लोग आपको मिलेंगे खेती करने वाले, 40 लोग में अदर काम करने वाले हैं। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे की बात किया जाए तो 42.6%, यानी लगभग आधा भाग गरीबी रेखा के नीचे था। पूरे भारत में 26% ही था। ठीक है, और बात किया जाए पीसीआई के, यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के, तो हमारे बिहार के प्रति व्यक्ति आय 3,948 रुपया था। बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना था, 3,948 रुपया। और जबकि पूरे भारत के 13,226 रुपया था। बिहार के 3,948 रुपये मतलब क्या, एक वर्ष में एक आदमी एक महीना में एक आदमी 3,948 रुपया, जबकि पूरे भारत में 13,226 रुपया कमाता था। ठीक है, तो ये हमारा पीसीआई हो गया इसका। ठीक है, तो समझ में आ गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, गरीबी रेखा किसे कहते हैं। यहाँ पर एक गरीबी रेखा है। ठीक है, गरीबी रेखा एक नरेगा को देख लेते हैं। 2 चीज़ और है, उसके बाद चैप्टर हमारा लगभग खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दी यार, ये क्या है, रुकिए हम आपके मैसेज देख रहे हैं, थोड़ा सा ये समझा लें। गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन से बोलते हैं हम लोग। गरीबी रेखा किसको बोलते हैं, आप लोग सुने हैं कि बीपीएल का नाम सुने हैं, बीपीएल एपीएल आपका राशन कार्ड होता है। ओ साक्षरता दर, सॉरी हम यहाँ पर देखे नहीं, अभी देखे साक्षरता दर। ठीक है, बता दे रहा हूँ साक्षरता दर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल हम बताते हैं। साक्षरता दर से मतलब यहाँ पर हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पर जो हमारे आपके बुक मिलेगा, यहाँ पर आप सोशल साइंस के प्रैक्टिकल बनाते हो तो उसमें साक्षरता दर भरना भी रहता है। तो साक्षरता दर का मतलब यह होगा ना कि हमारे बिहार में या कहीं भी साक्षरता दर का मतलब हो जाएगा कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग का शिक्षित दर है, मतलब कितने लोग ये गति से शिक्षित हो रहे हैं, कितने लोग शिक्षित क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं। ठीक है, साक्षरता दर कुछ नहीं होता है, बस शिक्षा की व्यवस्था को साक्षरता दर बोलते हैं कि कितने लोग शिक्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो लगभग अभी बताया आपको कि 47 मतलब क्या, 2001 के अनुसार आधे से भी कम लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे, आधे से भी कम लोग थे। ठीक है, जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, नहीं तो बाकी सब अनपढ़ थे। ठीक है, गरीबी रेखा किसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। गरीबी रेखा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीपीएल भी कहते हैं। बीपीएल आप लोग सुने हैं ना, राशन कार्ड वगैरह आता था पहले ना, बीपीएल एपीएल ये सब किया जाता था। तो बीपीएल हम सुनते थे बीपीएल, लेकिन आप लोग को उस समय पता नहीं होगा कि बीपीएल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं उसे। आकलन के लिए क्या गया है, बॉर्डर लाइन एक बना दिया गया है। आकलन के एक बॉर्डर लाइन बना दिया गया है कि कितने के अंदर में कोई गरीबी रेखा के नीचे चला जाएगा, कितने से ऊपर रहेगा तो वो गरीबी रेखा से ऊपर रहेगा। मतलब को कितने के ऊपर रहेगा तो बीपीएल के अंदर में। जनगणना कौन सा पता कर लिया जाता, आपको पता होगा जब का जनगणना होता तो पूछा जाता है कि आपके घर में टीवी है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में मोटरसाइकिल है, ऐसा पूछा जाता है ना जनगणना में। यदि आप कहते हैं कि हाँ है सब कुछ, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, गरीबी रेखा के ऊपर रख दिया जाएगा। कहाँ पर रख दिया जाएगा, गरीबी रेखा के ऊपर रख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि यदि आप सारी चीज़ को बता देते हैं तो आपको कहाँ रख दिया जाएगा, गरीबी रेखा से ऊपर रख दिया जाएगा। यानी कि आपका कोटा जो है एपीएल कोटा से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बीपीएल कोटा को समझते हैं कि बीपीएल कोटा क्या होता है। तो ये जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो 2400 कैलोरी, यदि 2400 कैलोरी के आप नीचे हैं,
तो आपको गरीबी रेखा के अंतर्गत डाल दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो वहाँ पर 2100 कैलोरी, कि आप यदि नीचे हैं तो वहाँ पर आपको गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया जाएगा। यानी आपका जो राशन कार्ड बनेगा वो बीपीएल कार्ड बनेगा, जिसे क्या बोलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या, आप गरीबी बिलो में नीचे होता है, गरीबी रेखा के नीचे है, बीपीएल शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये हमारा बीपीएल था। और एक दो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे एक नरेगा है, नरेगा को समझ लेते हैं, और एक या दो छोटे छोटे टॉपिक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एक नरेगा है, वो कृषि जनित उद्योग है, ठीक है, दो टॉपिक है, इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक है हमारा कृषि जनित उद्योग, कहाँ पर लिखे हम यही सोच रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। कृषि जनित उद्योग, कृषि जनित उद्योग ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है। मतलब कृषि जनित मतलब क्या, खेती से, कृषि से कोई भी चीज़ की उत्पत्ति हो तो वह कृषि जनित उद्योग कहलाएगा, सीधी सीधी बात है। तो यदि हम खेती से, ध्यान दीजिएगा, खेती से कोई भी कच्चा माल निकाल ले, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब सारी चीज़ को निकाल ले, इसे ले जाकर, जैसे आलू गया कंपनी में, वहाँ से चिप्स वगैरह ये सब बना दिया गया। तो ये कच्चे माल को निकाल कर इसे हम उद्योग के रूप में बेचते हैं, कोई जिसका धंधा करते हैं, बेचते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कृषि जनित उद्योग होता है। सीधा सीधी बात किया जाता है कि कृषि से, खेती से यदि कोई भी चीज़ की उत्पत्ति किया जाए और वही उद्योग क्या कहलाता है, उसका हम उद्योग धंधा करें, उसका बिजनेस करें, तो हमारे लिए कृषि जनित उद्योग हो जाता है। ओके, नरेगा। एक और छोटा सा टॉपिक है नरेगा। नरेगा क्या होता है, नरेगा का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म हम लिख देते हैं, लेकिन आप नरेगा समझ लेते हैं, पहले नरेगा क्या होता है। नरेगा क्या होता है, ध्यान समझिए कि नरेगा होता क्या है। नरेगा ये ना एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया हुआ एक योजना है नरेगा। मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि हमारे देश में या बिहार में कहीं भी जहाँ पर नरेगा लागू किया जाए, इसमें क्या कहता है ना कि उस क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, गरीब मजदूर, उनको क्या किया जाएगा, जो मतलब जिसके पास कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं बिल्कुल, तो उनको इस नरेगा के तहत 100 दिन का काम, एक साल में 100 दिन का काम दिया जाता है। मतलब एक साल में लगभग उनसे 100 दिन काम करवाना है, ठीक है। एक साल में 100 दिन, कितने दिन, 100 दिन। तो नरेगा के अंदर एक साल के अंदर 365 दिन के अंदर 100 दिन काम करवाया जाता है, और 100 दिन काम करवाकर उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, यानी कि बाकी सब मजदूरी से उनका मजदूरी होता है जो कम होता है। तो यह नरेगा क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत वैसे लोग काम करते हैं जो बिल्कुल बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता है, वो मजबूरी में आकर इस नरेगा के साथ में काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको भी जो व्यवस्था है, उनको जो संरचना है, हाँ 3 महीना का दिन, 3 महीने से अधिक होगा, 100 दिन होगा, लगभग 100 दिन। तो 100 दिन लगभग इस नरेगा में आपको काम मिलेगा, काम दिया जाएगा, यदि आप बेरोजगार हैं तो, ठीक है। 100 दिन के अंदर आपको न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, कि आपके पास न्यूनतम मजदूरी रहेगा। ऐसे 100 दिन के अंदर आपको जो भी मतलब व्यवस्था है सारे किया जाएगा। इसी को नरेगा बोलते हैं, और कुछ यहाँ पर नहीं है, नरेगा ही होता है, ठीक है। यही क्या होता है, नरेगा होता है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ कि सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे जितने भी यहाँ पर था सभी चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। चलिए आ गया समझ में आप लोगों को। इसमें यदि कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, स्क्रीनशॉट की बात है। आप यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो वहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़े हैं तो मैं इसका फोटो लेकर उस चैनल में अपलोड कर देता हूँ। ओके, ठीक है। चलिए आप लोग इसे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।
हाँ, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज को समझे और इसे हम क्वेश्चन के रूप में लाएंगे। अभी टेंशन मत लीजिए, इसे हम क्वेश्चन के रूप में लाएंगे। अब अगला लाइव क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन के रूप में मतलब लाते हैं। इस जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के साथ में, वहाँ पर इसका चर्चा मैं करूँगा। उस इन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे। ओके, तो आज के क्लास यहीं पर हम बंद कर क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नए टॉपिक क्या इसी के क्वेश्चन के साथ।